नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि हम आपसे बात किए थे कि 23 आपको 5/2023 से हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जो लोग भी यूपीएससी 2024, बीपीएससी अभी 69 या 70 देने वाले हैं, या यूपी पीसीएस 2024, ईपीएफओ के एग्ज़ाम की बात करें या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। इसके अलावा आरओ यारो, एसएससी सीजीएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, या रेलवे हो गया, या बिहार एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया, या एसआई का कोई भी अदर स्टेट एग्जाम। चूंकि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे, जीएस कवर करेंगे। जीएस में आपको बताइए, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ कवर किए जाएंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट आपको इन सारे एग्जाम में काफ़ी उपयोगी हैं। तो इसको लेके एक्चुअली में बात हुआ था 23/5/2023 को, बट बीच में उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया था। एक्चुअली में आवाज़ वगैरह जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लाइव क्लास पहला था वो। बाकी उसमें लाइव में देखेंगे तो अप्रॉक्स जो है वहाँ पे 25 से 30 लोग जो है ज्वाइन हुए थे, और उस दिन आपका यूपीएससी का रिजल्ट भी आया हुआ था। ठीक है, तो वो लाइव क्लास जो है कंडक्ट हुआ था पूरा, लेकिन उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया था, उसके कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं किया। आज जो है आपको 25 हो गया, 25/5/2023। ये जो है आज मैं लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैक्सिमम लोग कि आप लोग जो है क्लास लाइव चाहते हैं, तब हम इस क्लास को लाइव करेंगे, नहीं तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये जो लेक्चर होगा, मैं ऑलरेडी अभी आपको बताया कि आप यूपीएससी 2024 लिखने यदि जा रहे हैं, या बीपीएससी 69 लिखने जा रहे हैं, बीपीएससी 70, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग जिस पॉइंट पर भी बात करेंगे, आज एक ये चूंकि पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जनरली लोगों का जो डाउट रहता है। उस दिन भी कुछ कुछ डाउट आया था, उसको भी इसमें हम इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा, इस लेक्चर के अलावा आपके मन में यदि कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर लिखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात आती है, तो नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही हम बनाएंगे, तो आपका जो है उस लेक्चर में आपको जवाब दे दिया जाएगा उसका। इस लेक्चर में जनरली हम लोग क्या कवर करेंगे, जो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, जैसे 6 to 10 जो है हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या जो है हिस्ट्री का 6 to 10 हम लोग स्किप कर दें, एनसीईआरटी केवल 11 12 पढ़ लें। क्या एनसीईआरटी से सचमुच प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जो है सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़े कि हमारा जो है सिलेक्शन पक्का हो जाए, और नोट्स जो है हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सब जो है क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो है ढूंढने का जो कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे मैक्सिमम लोग के दिमाग में यही है कि एनसीईआरटी जो है कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे यहाँ पे कि बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होगा, और ऑलरेडी सभी के लिए यूजफुल रहा है ये। तो पहला प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, एनसीईआरटी क्या है आपका, एक बेसिक पिलर होता है, यानी आपका बुनियादी जो है, बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं उसको हम लोग, आपका बेसिक जो है मजबूत करने का ये काम करता है। देखिए, यदि आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी आपका बेस मजबूत हो, तो आप उस पर कितने ऊपर भी मंजिल जो है बना सकते हैं, आप टावर उस पर बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए हिस्ट्री हो गया आपका, ये आपका पॉलिटी हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका साइंस एंड टेक हो गया। यदि इसका आपका कंसेप्ट सारा कुछ कवर है, तो आप चाहें तो इस पे जितना मंजिल आप इमारत चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, आप इस पे टावर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है आखिर क्या, जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको आना चाहिए। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, तो उनका बेसिक जो है पर्सन, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या साइंस एंड टेक हो, ये सब उनका जो है काफ़ी अच्छा होता है। उसमें उनके स्कूल का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। लेकिन स्पेशली हम बात करें बिहार, यूपी,
एमपी को देख ले, राजस्थान को देख ले, तो यहाँ की जो बुनियादी जो शिक्षा है इसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट आपको पता है कि क्या यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, जिसके कारण बेसिक एजुकेशन जैसे होना चाहिए वैसे तो नहीं है। बाकी आप सभी को पता ही है बेसिक एजुकेशन की क्या स्थिति है। ये जो वर्ज़न है हमारा यहाँ क्या होता है, ये सही नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। यदि आप ये मजबूत कर लेते हैं, आप यकीन मानिए, आप यदि बीपीएससी करना चाहते हैं, या आप यूपीपीसीएस लिखना चाहते हैं, या आप यूपीएससी ही लिखना चाहते हैं, आप सारा कुछ क्या कर सकते हैं इसमें ऐड करके, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ऐड करके, और आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो यूपीएससी की मैं बात करूँ या बीपीएससी की मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे डायरेक्टली 30 से 40% क्वेश्चन तो एज़ इट इज़ आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हमको एनसीईआरटी क्यों जो है स्किप कर देना चाहिए? अब देखिए 2 वर्ग जो है मार्केट में है आपका, ठीक है? आप किसी-किसी से पूछेंगे यहाँ पे, तो कोई बताएगा बिल्कुल एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। एक दूसरा वर्ग ये भी मौजूद है जो आपको बताएगा कि एनसीईआरटी के बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है? अब हमको जो है कौन-सा अप्रोच आपको अपनाना चाहिए? अब यदि आप जिनसे भी पूछे होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, तो क्या आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखने गए हैं? क्या आप उनकी बेसिक जो बुनियादी शिक्षा है, वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है? तो वो किस परिस्थिति में आए हैं, ये आप देखने नहीं गए हैं, ठीक है? तो यदि जनरल लोगों की मैं बात करूँ, जहाँ एजुकेशन की स्थिति उतनी अच्छी बेसिक नहीं है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ ही लेनी चाहिए, ठीक है? हम लोग क्या अप्रोच अपनाएँगे, बिल्कुल एनसीईआरटी को छोड़ेंगे भी नहीं, और एनसीईआरटी को हम लोग बीच का रास्ता यहाँ पे अपनाएँगे, जहाँ-जहाँ जो भी ज़रूरत होगा, सारा एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें कुछ आप यदि और बुक ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आपका जो है तैयारी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अभी जो है हाल-फिलहाल बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम हुआ था। मैं बीपीएससी 69 को लेके एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, तो जो भी लोग नहीं देखे हैं, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टली जो है, जो भी प्रश्न पत्र अब की बार आए हुए हैं, डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्पलर होते हैं एनसीईआरटी के, वहाँ से देखने को मिले हैं। तो ऐसे में हमें एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? यूपीएससी की बात करें तो वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? और एनसीईआरटी के डाटा के यूज़ कर को क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रिपरेशन को जो है काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी बिल्कुल ही हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? देखिए 3 चीज़ है, यदि 3 चीज़ आप कर लिए तो कोई एग्ज़ाम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले जो है स्टेप आपका फर्स्ट क्या होगा, बेसिक बुक पढ़ लेना। अब बेसिक बुक में क्या हो गया आपका, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, ठीक है? स्टेप आपका ये फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड क्या होगा आपका, कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ स्टैंडर्ड बुक। और थर्ड क्या होगा इसमें स्टेप, ये स्टेप आपका सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा, इसमें कुछ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप ऐड करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट जो भी होता है, उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर, ठीक है? ये यदि 3 काम आप कर लेते हैं, अब बेसिक बुक का एनसीईआरटी आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना होगा, जितना पॉसिबल हो सके। यानी एटलीस्ट जो है कम से कम 5 बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। आप इससे अधिक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये स्टैंडर्ड बुक भी आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, यानी जो भी मॉक टेस्ट है, उससे रिलेटेड इनके आधार पे कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लें, और न्यूज़पेपर का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें। तो आपका जो है यहाँ से ये तैयारी जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से प्रश्न उठा कि नोट्स जो है हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो मैं इसका यहीं पे आपको जवाब देता हूँ। नोट्स आखिर आप लोग कैसे बनाएँगे? जैसे मान लीजिए ये A4 साइज़ का एक आपका पेज हो गया। जैसे आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसका कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके उद्भव से रिलेटेड या उसके भौगोलिक प्रकार से जो है, भौगोलिक उसका प्रसार कहाँ-कहाँ रहा था, उससे रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है उससे रिलेटेड क्या करना है, यहाँ पे बातें लिख लेनी है, जो भी पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पेज हो गया, तो लगभग यहाँ पे क्या करेंगे आप 60% जो है यहाँ से लिखेंगे, और लगभग 40% यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे बिल्कुल। राइट साइड में जो है ब्लैंक आप रखेंगे, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपना जो भी टॉपिक वाइज है आप लिख लेंगे।
यहाँ पे फिर जो है थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ देंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस फिर से छोड़ेंगे आप, और फिर दूसरा टॉपिक यहाँ से आप लिखेंगे अपना। और ये जो है राइट साइड में ये आपका क्या होगा, ऐसे ही एज इट इज ये ब्लैंक ही रहेगा। अब जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में दिखता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखता है, या आपको टेस्ट पेपर में दिखता है, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तब ये नोट्स क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। अब ये नोट्स का यदि आप रिवीजन करके एग्जाम में जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, जैसे बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अभी हाल फिलहाल जो देखेंगे, तो अभी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थल आपको नए खोजे गए हैं, हरियाणा में देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे ऐड कर ले। यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो भी मैटर चर्चा में रहता है करंट में, तो उससे जीएस का कोई भी टॉपिक यदि लिंक करता है, तो वहां से प्रश्न बनाने के चांस ज़्यादा होते हैं। चाहे कोई भी आप स्टेट पीसीएस वगैरह भी लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नोट्स बनाने का तरीका सिंपल सा हो गया। आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, नोट्स बनाना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देना है, न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना है, और न्यूज़पेपर रीड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखता है यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको ऐड कर देना है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या मॉक टेस्ट में। देखिए, टेस्ट में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यदि आप स्टैंडर्ड टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अभी हम बात करें, तो आपको यूपीपीसीएस जो है 2023 को लेके यहाँ पे 30 प्लस टेस्ट आपको डिस्कस किया गया है। दृष्टि आईएएस, विजन, आपको विजन का यहाँ पे हम लोग नहीं देखे थे, दृष्टि आईएएस से देखे थे, साथ साथ संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ल्ड और ध्ये आईएएस, यहाँ से हम लोग टेस्ट देखे थे यूपीपीसीएस में। तो काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था इन सब के द्वारा। अब इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, वहाँ पे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो है यूपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस से देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। विजन आईएएस से आपको 7 टेस्ट हो गया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आज इसका 8वां टेस्ट भी शायद अपलोड हम लोग कर ही दिए हैं। इसके अलावा दृष्टि आईएएस से देख रहे हैं, तो जो भी यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट से मिल रहा है, आप वहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये नोट्स जो है नोटबुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दिमाग में आपके प्रश्न आता होगा, क्या ये यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है, या यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है, यदि हम बीपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं या ईपीएफओ का एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसका जवाब होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल ही जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो इसमें 3 ही सेक्शन होते हैं, आपको पता ही है। आपको एक एनिसेंट हो गया, एक मेडाइवल हो गया, एक मॉडर्न हो गया, और एक वर्ल्ड आपको हिस्ट्री ऐड कर लिए, तो ये 4 सेक्शन हो गया। अब जिस भी एग्जाम में आपको एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके लिए तो स्पेशल आपके लिए बुक अलग से तो लिखा नहीं जाएगा कि ये यूपीएससी के लिए केवल बुक है, ये जो है बीपीएससी के लिए स्पेशल बुक है, ये यूपीपीसीएस के लिए है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी एजुकेशन का आपको क्या हुआ है, मार्केटनाइजेशन हो गया है। ठीक है, एजुकेशन का आज क्या स्थिति है आप सभी को पता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे इस चैनल पे आने का वजह 2-3 है। एक तो है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो भी दिया जाएगा आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको बेसिक आइडिया नहीं है कि आखिर यूपीएससी का जो है सिलेबस क्या कहता है, बीपीएससी का सिलेबस क्या कहता है, और वो जो है आपको तैयारी करा रहे हैं। अब उनके चक्कर चंगुल में जो भी पड़ गया, उनका तो कल्याण ही हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे पुराने लोग भी उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही आने का है, ताकि आपको जो है सही कंटेंट, सही आपको मार्गदर्शन जो है प्रोवाइड करा किया जा सके। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने का तरीका हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट डाला हुआ है, जाके आप वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है, जब भी आपको टाइम मिले जाके देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यदि पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए टेस्ट से रिलेटेड, या कोई इससे एनसीईआरटी वगैरह का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये जो एनसीईआरटी बैच है, इसके लिए एक स्पेशल हम अलग सा टेलीग्राम चैनल आपको बनाएंगे, लिंक इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे, वही लोग केवल इसमें ऐड होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई नोट्स की। यहाँ तक जो है कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट मेरे से अगर स्किप हो जा रहा है, तो आप जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग डेली बेसिस पे जो है एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी का देखेंगे। अभी हम ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न है, उसका जवाब आपको दे रहे हैं, बाकी इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा। तो ये हम लोग जो देखेंगे प्री प्लस मेंस, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग, प्री एज वेल एज मेंस। यानी
यानी जो है मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्री से जो जो फैक्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसके अलावा हर एक चैप्टर वाइज आपको मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन केवल प्री के लिए नहीं होगा, प्री एज वेल एज मेंस के लिए होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको लिख के और टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है। ठीक है, आपको जो है फीडबैक उसका दिया जाएगा। तो मैं लिंक यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का दे दूंगा। जो भी लोग इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे, जो यूपीएससी 2024 देने चाह रहे हैं या बीपीएससी 69 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, देखिए इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे बीपीएससी 69 के लिए स्पेशल काम करना होगा वो भी हम करेंगे। पहले अभी जस्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रहेगा। और एक और बात, 1 महीने बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ये आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 1 महीने बाद एक टेस्ट होगा। और ये टेस्ट किस बेस पे होगा, तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल इसी बेस पे। तो बिल्कुल आप पहले से क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यदि कोई आपको नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो आप इस बैच से जुड़ेंगे और ये जो टेस्ट लिया जाएगा उसी टेस्ट के बेस पे जो है आपको एक टॉप 250 उसमें उनके लिए एक स्पेशल बैच बनाया जाएगा। ठीक है, आपसे स्पेशल जो है कोऑर्डिनेट किया जाएगा, आपका क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सारे लेक्चर को, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। और ये सब कुछ जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रोग्राम के बारे में बात हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं बताया कि बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। जवाब आपके सामने मौजूद है। एक आध हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ये आपका यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डाटा यहाँ पे मानचित्र जो 5 दिख रहा है, ये आपको क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था कि अशोक के जो है शिलालेख के एक तरफ स्थान थे और वह स्थान जहाँ जिस राज्य में स्थित है। और इस मैप को देखेंगे डायरेक्टली आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, अब क्यों इस कंडीशन में हमको एनसीईआरटी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, बस एग्जाम्पल के लिए एक आध हम दिखाना चाहते हैं। ये आपको यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय का महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों का निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय के गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये स्टेटमेंट जो है किसका है, तो देखिए ये भी एनसीईआरटी क्लास 6 से ही है। देखिए अपनी प्रजा के लिए एक अशोक का संदेश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा गया है। लोग विभिन्न अवसरों पे क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जब जन्म होता है, जब यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको तरह तरह के अनुसंधान देखने को मिलते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने, वह ज्यादा फलदायी होगा। यह अन्य प्रकार की रीतियां आखिर है क्या। यह है अपने दासे और नौकरों के साथ, जो भी दास हैं नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों और जो है श्रमणों को दान करें। ये स्टेटमेंट है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। देखिए यहीं से स्टेटमेंट उठाया गया है आपको। हर किसी को दूसरे का धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म का ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछा गया है। अब ये स्टेटमेंट किसका है, अशोक का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, चाहे यूपीएससी के हों या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो उनके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, प्लस उनके पास सिलेबस होता है, प्लस कुछ रेफरेंस बुक होता है इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर, यानी मैं बात करूं जहां भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है, जैसे यूपीएससी बिना करंट अफेयर के आपको पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका बनाने का। तो ये रेफरेंस बुक में क्या आता है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी भी शामिल होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं प्री का यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं मेंस का भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा, जो डायरेक्टली जो है यहाँ से पूछा गया है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि अब एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात कि क्या जो है सभी क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा, इससे पहले जो है एक और जो है कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, या एक तमिल बोर्ड का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नहीं है, तमिल बोर्ड का जो है वहाँ का
जो भी लोकल बुक है वो है। तो हम तीनों में पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े, ये बहुत बड़ा डाउट होता है सभी के लिए। देखिए, यदि न्यू एनसीईआरटी का हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 6, क्लास 7, 8 में आपका 2 पार्ट हो गया, 9th हो गया, 10, 11 और 12 में आपका 3 पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में यदि जाएंगे तो आपको 3 बुक देखने को मिलेगा। एंशिएंट आपका आर एस शर्मा का, मेडाइवल एस चंद्रा का यानी सतीश चंद्रा, और मॉडर्न आपका बिपिन चंद्रा का। अब पहला प्रश्न ये है कि ओल्ड पढ़े या हम लोग न्यू पढ़े। ठीक है, इसका आखिर ओल्ड का मेरिट क्या है, न्यू का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। अच्छा, तमिल बोर्ड के ऊपर बात करते हैं तो ये बुक भी कोई कोई फॉलो करता है, लेकिन मेरा पर्सनली आपका सजेशन है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक तो ये स्टेट बुक है, ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन यदि बनाया नहीं जाता है तो हम क्यों बुक ऐसा पढ़ें, और कुछ ईरर वगैरह भी है इसमें, तो इसको तो साइड कर देते हैं। अब 2 बुक अपने पास बचता है, ओल्ड और न्यू। यदि न्यू की बात करें तो यहाँ पे टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10, टोटल आपको 10 बुक यहाँ पे पढ़ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी हिस्ट्री को लेके। अब इसमें जो है इसका स्पेशलिटी, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें जो भी कीवर्ड है ना वो हाईलाइट किए गए हैं। साथ साथ जो है इसमें पिक्चर वगैरह काफ़ी कलरफुल दिया गया है, यानी आपका विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। लैंग्वेज काफ़ी आसान इस्तेमाल किया गया है। फॉन्ट भी काफ़ी इसका अट्रैक्टिव है। कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह भी दिया गया है, जिससे आप चाहे तो कुछ इसमें नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है न्यू एनसीईआरटी का, यदि बात करूँ हिस्ट्री को लेके, मैं केवल अभी हिस्ट्री को लेके बात कर रहा हूँ, तो आप अदर सब्जेक्ट बिल्कुल समझने के भूल ना करेंगे। ये जो है क्रोनोलॉजी में नहीं है बिल्कुल, और इसमें फैक्ट क्या है, कम है। क्रोनोलॉजी में नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जैसे आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद आप महाजनपद काल पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, कभी मौर्य मिल जाएगा, कभी वैदिक का फैक्ट मिलेगा, यानी एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ये इसका क्या है, डिमेरिट है, एक क्रोनोलॉजी में नहीं है, और फैक्ट भी यहाँ पे क्या है, कम है। तो ऐसे में जो है हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे आपको केवल 3 बुक अवेलेबल है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, और जो भी आपको यहाँ पर राइटर दिखे हैं ये अपने अपने फील्ड में क्या है, रिसर्चर भी रह चुके हैं। तो इस ये बुक बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, बिल्कुल क्रमवार तरीके से है, बिल्कुल अरेंज है, और इसके ड्रॉबैक का बात करें तो कोई ड्रॉबैक इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 बुक जो है हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। जैसे एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ेंगे, यदि ये बुक आप पढ़ लिए फिर आपको कहीं जो है देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम एक काम करेंगे कि जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा न्यू एनसीईआरटी का तथ्य बता देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे इस चैनल पे जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग न्यू एनसीईआरटी कवर किए थे विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जो भी तथ्य हमको इंपॉर्टेंट लगेगा हम न्यू एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी जगह जगह पे कोई चैप्टर वाइज जहां भी हमको जरूरत लगेगा कि नहीं ये पढ़ना बिल्कुल जरूरी ही है, तो ये हम लोग यहाँ से कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पे हम मैप भी ऐड करेंगे आपके लिए। ठीक है, एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, मैप, क्योंकि इसमें जो है ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा मैप वगैरह कम है, तो कुछ मैप ऐड करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे बिलीव करें, आप फेथ करें। देखिए, बुक का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन में। तो आप एक बार बुक को सिलेक्ट करें। अब मार्केट में तो आज बहुत सारी बुक जो है आपको मौजूद है, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, और आए दिन जो है रोज नए नए किताब आते रहती हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आपके। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे में सिलेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप भटकते रह गए, आपका एग्जाम आ जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, और आप एग्जाम में सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। ऐसे में बुक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सिलेक्ट कर लें, रिसर्च करें, उसके बाद आप इसी पाथ पे बढ़ें। ठीक है, तो आपको यहाँ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च हम खुद करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जो भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, और आंसर राइटिंग के ऊपर तो मैं बात ऑलरेडी कर लिया हूँ। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का इमेज हो गया होगा, ये इमेज दिख ही रहा होगा। ये आपको आर एस शर्मा है, ठीक है, सतीश चंद्रा मेडाइबल का हो गया, यादनी का आपका हो गया। ये तीनों बुक यहाँ पे दिख रहा है, ये ओल्ड एनसीईआरटी। अब देखिए, यदि आप इसे चाहते हैं परचेज करना,
तो एक्चुअली मार्केट में इजीली अवेलेबल है ही नहीं, मैं बोलूँ तो क्या, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो अमेजन से इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें कोई जो है इसके लिए, मैं अमेजन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेज। बाकी पीडीएफ वगैरह यदि आप चाहिए तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है अपडेट कर दूंगा, दे दूंगा पीडीएफ इसका। इसके अलावा इसमें हम लोग यदि स्पेक्ट्रम ऐड कर लेते हैं आधुनिक भारत के लिए, तो फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गया हिस्ट्री का। आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में क्या करना चाहिए हमें, तो देखिए ज्योग्राफी में दो ऑप्शन है आपके पास, 6 to 12 पढ़ ले, नहीं तो 11 to 12 पढ़ ले, 4 बुक ही पढ़ ले केवल। अब पहला ऑप्शन है 6 to 12 पढ़े, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। देखिए, यदि आपको 11 12 डायरेक्टली समझ में आ जाता है, वैसे हम लोग यहाँ पे क्रमवार तरीके से चलेंगे। अभी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, फिर जहाँ जहाँ नीड होगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी जरूरत होगा हम यहाँ पे एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट कराएंगे। तो यदि आप सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं, तो आप 11 12 आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसी बुक को पढ़ ले, ये 6 to 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको 6 to 12 पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप 6 to 10 पढ़ लें। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है 11th और 12 से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे आप 6 to 10 कर लें, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप खुद एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। कि कुछ फैक्ट जो है आपको केमिस्ट्री और बायो का और कुछ फिजिक्स का भी यहाँ पे आपको 11 12 का भी मिलता है, तो ये एक्स्ट्रा चैप्टर आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो 6 to 10 तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ साथ ये भी एक्स्ट्रा चैप्टर हम लोग जो भी जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के ऊपर भी कुछ आपको बेसिक जो है बुक है एनसीईआरटी का, वो हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ एक आपको यहाँ पे बुक का इमेज दिख रहा होगा लक्ष्मीकांत का, तो ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं। बाकी हम स्टैंडर्ड बुक के ऊपर यहाँ पे बात नहीं किए हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहीं पे आपको बता देंगे। अभी तो चूंकि हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक जो है बात क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, ये आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी का इमेज आपको दिख रहा होगा अभी। एक हम इसमें चैप्टर देख लेते हैं कि आखिर इसमें चैप्टर क्या क्या पढ़ना होता है। तो अध्याय 1 आपको क्लियरली जो है मेंशन हो रहा होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, अनेकता में एकता, वर्तमान से अतीत की प्रासंगिकता, ये पहला चैप्टर होगा। देखिए जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 2 4 5 चैप्टर शुरू का छोड़ देते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वो लोग चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, या चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो भी सब बुक लिखा गया, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके लिखा गया है, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है इसको बनाने में। तो हम लोग, अब क्वेश्चन यदि आपको जो है एग्जाम में यहीं से बन जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और एग्जामिनर के पास तो ऐसा नहीं है कि ये 5 चैप्टर शुरू का जो है कम कर दिया जाए, उसके बाद जो है उनको दिया जाएगा कि नहीं आपको चैप्टर नंबर 6 से ही प्रश्न बनाना है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये सब तथ्य जो है आपको ऐसे राइटिंग में भी यूज हो जाएगा, जहाँ जीएस से रिलेटेड आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं आप, अनेकता में एकता, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। अब आपसे ऐसे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसे में आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन के बारे में, उपनिषदवादियों के विचार, योगदान, राष्ट्रवादियों का दृष्टि और योगदान, और राजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। यानी हम लोग देखेंगे, देखिए इतिहास लिखने का जो है तरीका अलग अलग हो सकता है, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो इतिहास में क्या होता है, फैक्ट भी कभी कभी जो है कहीं कहीं किसी बुक में आपको अलग देखने को मिलता है, तो इस पे बिल्कुल टकराने की जरूरत नहीं है। हर एक राइटर का कुछ अपना, एनिशिएंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, थिंकिंग अलग होता है। चूंकि आप एनिशिएंट में अगर बहुत पहले जाएंगे तो कोई लेखन कला उपलब्ध नहीं था, और इसलिए वहाँ पे जो है सामग्रियों को एकत्र करके सारी जानकारियों को जो है कनेक्ट किया गया कि ऐसा यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। बाकी जो है चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पे स्रोत देखेंगे, उनके प्रकार और इतिहास का निर्माण, ठीक है। और इसमें सारे आपके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे भौतिक अवशेष हो गए, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, कुछ विदेशी विवरण हो गए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गए। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो हम लोग लैंग्वेज आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन सिंधु घाटी का संबंध कहाँ से रहा था, मेसोपोटामिया का। और मेसोपोटामिया का जो है पढ़ा गया अभी तक, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेसोपोटामिया से हमको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत सारा, तो हम विदेशी विवरण भी देखेंगे, तो उससे हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भौगोलिक ढांचा, 5वां है प्रस्तर युग।
आदिम मानव जो रहते थे, यानी स्टोन एज की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे ताम्रप्रशांत कृषक संस्कृतियाँ। चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे हम लोग हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युग का जो है सभ्यता। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 8 हम लोग देखेंगे आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक युग। चैप्टर नंबर आप 9 देखेंगे उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। इसके अलावा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 आपका है जैन और बौद्ध धर्म है। चैप्टर आपको 11 जो है यहाँ पे जनपद है, राज्य का प्रथम जो है मगध साम्राज्य हो गया। ईरानी और मकदूनिया का जो आक्रमण हुआ भारत पे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज की स्थिति क्या थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मौर्य युग, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसके बाद अध्याय 15 मौर्य शासन का महत्व क्या था। चैप्टर 16 मध्य एशिया के संपर्क और उनके जो है परिणाम क्या रहे। ठीक है, और उनका परिणाम आप सभी को पता ही है, सातवाहन युग हो गया। चैप्टर 18 हो गया सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ कैसे हुआ था। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 देखें मौर्योत्तर युग में जो है शिल्प और व्यापार और नगर। 20 है आपका गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, और 21 है इसमें गुप्त काल का जीवन। तो ये चैप्टर का सीक्वेंस है आपका। ठीक है, इसके अलावा 22 में देखेंगे तो पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, हर्ष और उसके शासनकाल के बारे में। प्रायद्वीपीय में नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, गांवों का विस्तार कैसे हुआ, दर्शन का विकास। अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इस बार भी प्रश्न बने हैं, चाहे आप प्री में देखें, मेंस में देखें, आप यूपीएससी की बात कर ले, यूपीपीसीएस की बात कर ले, ठीक है, या बीपीएससी की बात करें। यहाँ पे सांख्य योग है, न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत जीवन, ये सब देखेंगे हम लोग। भारत में एशियाई देशों की सांस्कृतिक संपर्क और प्राचीन से जो है मध्यकाल की ओर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट है, तो बाकी हम आपके साथ हैं ही, तो लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम देखेंगे, विज्ञान और सभ्यता का और विरासत देखेंगे, विज्ञान और सभ्यता का विरासत, ये सब आपका यूनिट होगा पढ़ने का। ठीक है, तो एक इसका हम लोग एक ओवरव्यू ले लिए कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, आप बताने के जो है हालात में बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो आज एक छोटा सा हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। और बाकी इसके अलावा आपका यदि कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चूंकि एनिसेंट इंडिया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें टाइम लाइन और सेंचुरी ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, बाकी हम लोग इतिहास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतिहास देखिए क्या होता है, जनरली एक हम लोग टेक्निकल डिफिनीशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये कोई व्यक्ति है या समाज है या देश है, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण या विशिष्ट या सार्वजनिक आपको क्षेत्र की घटना है, इनके तथ्यों का एक काल क्रमिक विवरण ही क्या होता है, आपका इतिहास कहलाता है। देखिए इतिहास क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी समाज का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है। अब इनके बारे में यदि आप नॉलेज गेन करके और सारी तथ्य घटनाओं को काल क्रमिक जो है यदि आप लिख देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। ठीक है, वैसे जो है पढ़ने से पहले इतिहास का क्रोनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, एक मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं, बाकी अगले क्लास से बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको इतिहास को जो है पढ़ने के दृष्टिकोण से यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया गया। प्रागैतिहासिक काल जो हो गया आपका, प्रागैतिहासिक हो गया, इसके बाद आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपको ये शामिल किया गया, इसमें प्राचीन भारत जो है 600 ईसा पूर्व से यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, इससे पहले जो है प्रागैतिहासिक में आपको जो है पूरा पाषाण वगैरह जो है, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया था। तो ये क्रोनोलॉजी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाकी हम एक टॉपिक पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, चूंकि पूरे एनेसेंट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, कहीं ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा, कहीं ईसवी देखने को मिलेगा, कहीं आप एडी देखेंगे, कहीं बीसीई देखेंगे, कहीं बीसी देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे को जो है प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एक आप टॉपिक आज सीख के जाएं। ठीक है, देखिए टाइमलाइन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो एक आपका कैलेंडर होता है, आपका ग्रेगरियन कैलेंडर होता है। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर होता है। दूसरा आपका जो भारत सरकार मानती है सका कैलेंडर या शक कैलेंडर जो होता है, ये आपका दूसरा हो गया। तो शक कैलेंडर हुआ, जनरली हम लोग यही देखते हैं यहाँ पे, स्पेशली इंडिया की बात करें। और ग्रेगरियन कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में ग्रेगरियन कैलेंडर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मंथ जो है आपको जनवरी से जो लेके आपको दिसंबर तक देखने को मिलता है, और इसके हिसाब से अभी जो है मई महीना चल रहा है। ठीक है,
यदि बात करेंगे शका कैलेंडर का, तो यहाँ पे आप सुने होंगे चैत बैसाख ऐसे करके जो है ये कालक्रम आप सुने होंगे, फागुन तक जाता है यहाँ पे। तो ये जो है शक के हिसाब से है। बाकी इसके अलावा भी देखेंगे तो बहुत सारे कैलेंडर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे शक के अलावा आपका गुप्ता कैलेंडर देखने को मिलेगा, विक्रमादित्य का कैलेंडर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे कैलेंडर हैं, ठीक है। आपको एक हिजरी जो है वो भी कैलेंडर देखने को मिलेगा, जो इस्लामिक जो है मध्य एशिया में आपको चलता है। बाकी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यहाँ पे उसका मान्यता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, चूंकि यही हमारे बुक में भी इसी का डाटा है सारा कुछ ग्रेगोरियन कैलेंडर का। देखिए एक्चुअली कहानी क्या था, कैलेंडर बनने का कहानी ये था कि बहुत पहले से जो है बहुत सारे लोग प्रयास करके जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने का कोशिश किए थे, और इसमें जो है एक पॉप ग्रेगियन थे, वही इसको क्या किए थे, फाइनलाइज किए थे। तो उन्हीं के नाम पे इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है नाम रख दिया गया, और इसमें जो है रेफरेंस रखा गया ईसा के जन्म को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ये ईसा का मान लीजिए जन्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद की कुछ घटनाएं होंगी और इससे पहले कुछ घटनाएं होंगी, ठीक है। इस पॉइंट को जो माना गया आपको, ये बर्थ अब जो है जीसस को मान दिया गया कि इन्हीं का जो है बर्थ यहाँ पे हुआ होगा। खैर इनका जो है जन्म यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पे हुआ था, बट ऐसा माना गया। अब यहाँ से बाद वाली जो भी घटनाएं घटी हुई ईसा के जन्म के बाद, तो इसको आप देखते होंगे सी जो है लिखा जाता है, या कहीं कहीं आप देखे होंगे एडी भी लिखा जाता है। सी का मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन एरा हो गया, ठीक है, यानी क्रिश्चियन का एरा हो गया यहाँ पे, इसके बाद की घटना। और इधर आप देखते होंगे जनरली आपको बीसीई देखने को मिलता होगा, ठीक है, बिफोर जो है क्रिश्चियन एरा, ये देखने को आपको मिलता होगा। अब देखिए जनरली एक बात आपसे हम लोग यहाँ पे क्लियर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ईसा का जन्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये 0 ईयर है, इसको 0 मान लेते हैं। अब ईसा के जन्म से भी तो बहुत सारी पहले घटनाएं घटित हुई है। जैसे आप सभी को पता ही है कि ईसा के जन्म से पहले ही बुद्ध का जन्म हुआ है, ईसा के जन्म के पहले महावीर का जन्म हुआ है। तो जैसे मैं यदि मान लूँ कि ये जो है यहाँ पे 563 जो है ये ईसा पूर्व इसको लिखता हूँ, और आपको बुद्ध का जन्म आपको पता ही है कि ईसा के जन्म के जो है 563 साल पहले हुआ था। तो ईसा का जन्म यहाँ पे हुआ है तो बिल्कुल ये निगेटिव में ही जाएगा। तो बुद्ध का जन्म जो है 563 साल पहले ईसा के जन्म से हुआ था। अच्छा आज जो है 2023 चल रहा है, ठीक है। तो यदि देखेंगे आज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो 2023 तो यहाँ हो गया, और ये 563 साल ये हो गया। तो 2023 में आप 563 ऐड करेंगे तो आज से इतना साल पहले जो है बुद्ध का जन्म हुआ होगा, ठीक है। महावीर के जन्म की बात करेंगे तो आपको पता है 540 ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म के 540 साल पहले। अब इसमें मैं यदि पूछूं कि आप बताइए कि सबसे पहले बुद्ध का जन्म हुआ या महावीर का जन्म हुआ, ठीक है। देखिए बुद्ध के जन्म को हम क्या लिखे हैं 563 ईसा पूर्व, और महावीर को लिखे हैं 540 ईसा पूर्व। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करेंगे, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ईसा के जन्म के 563 साल पहले एक घटना होती है, और एक ईसा के जन्म के 540 साल पहले होती है घटना। तो आपको पता है ईसा के जन्म से नज़दीक कौन है, यही है। ये ईसा के जन्म से ज़्यादा दूर है, तो सबसे पहले कौन होगा, बुद्ध का जन्म होगा, फिर महावीर का जन्म होगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका 0 हो गया, आज 2023 हो गया, ठीक है, आज 2023 हो गया। इससे हमको पहले जानना है कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो अब 2023 के लिए 2023 तो यहाँ से होगा, ये 0 से 2023 हो गया ये वाला लाइन, ठीक है। लेकिन हमको 5000 साल पहले का घटना जानना है, तो हमको इधर आना ही होगा, ठीक है। और इधर जो है कुछ आके यहाँ पे आपको, अगर ये 2023 हो गया तो समथिंग 3000 यहाँ पे अगर हम लिख देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आज से 5000 साल पहले का घटना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। सिंपल सी बात जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 0। जैसे आज हम लोग हैं 2023 में, ठीक है। तो कभी हम लोग 2000 में रहे होंगे, कभी हम लोग 1900 में रहे होंगे, मान लेते हैं 1900 है, ठीक है। इसको 1900 हम लोग लिख देते हैं। ऐसे करते करते यहाँ पे मान लीजिए 1000 रहा होगा, ये ऐसे करके यहाँ पे 0 आ गया। वैसे ही टाइम लाइन अगर हम लोग लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 500 साल यानी 500 ईसा पूर्व हो गया, ये आपका 1000 ईसा पूर्व हो गया,
ये आपका 2000 हो गया। ऐसे करके मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 5000 हो गया ईसा पूर्व। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये निगेटिव में जो साइकिल है आपका उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। चूंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो से हम इधर बढ़ रहे हैं, तो जीरो से बढ़ेंगे तो जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, ऐसे करके यहाँ पे 500 आएगा। ठीक है, इसके बाद 1000 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 500 ईसा पूर्व जो है पहले है या 1000 ईसा पूर्व पहले है? दो घटनाएं हुई है तो आप बोलेंगे बिल्कुल 500 ईसा पूर्व जो है इन दोनों में पहले है, क्योंकि ये इससे क्या है, नजदीक है। ठीक है, तो ये टाइम लाइन होता है, इसके लिए हम लोग बीसी लिख देते हैं, इसके लिए बीसी लिखते हैं, या इसके लिए एडी वगैरह भी लिखा जाता है, इसके लिए ईस्वी लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जैसे हम लोग देखेंगे चैप्टर तो वहां पर देखेंगे, आपको पता है पृथ्वी जो है 4.5 बिलियन साल पहले आई। ये सब घटनाएं लिखने के लिए कैलेंडर का हमको यूज करना ही होगा। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अगर शक कैलेंडर की बात करें तो अभी तो जैसे 2023 चल रहा है, ठीक है, लेकिन शक कैलेंडर के हिसाब से अभी क्या चल रहा है? शक कैलेंडर को भारत सरकार जो मानती है, अब संविधान का प्रस्तावना वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा शक संवत जो है इसी दिन जो है आज हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, तो इसी कैलेंडर को माना जाता है। देखिए शक कैलेंडर जो है कब आया, ये जो आपका शक कैलेंडर आया है ये आपका आया है 78 एडी में, यानी ईसा के जन्म के 78 साल बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 अभी 23 चल रहा है, तो अपना तो कैलेंडर जो है इंडियन कैलेंडर की बात करें तो ये तो शुरू हुआ है यहाँ से, आपको इस पॉइंट से शुरू हुआ है, 78 ईयर बाद से शुरू हुआ है। इसका मतलब 2023 अगर ईसा कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है तो ये तो 78 ईयर पहले होगा। ठीक है, अगर हम लोग शक कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो शक के हिसाब से क्या हो जाएगा अभी आपका, तो 78 इसमें से माइनस करेंगे आपका क्या आ जाएगा, 9045। यानी शक के हिसाब से अभी क्या चल रहा है, 9045 चल रहा है। और आप 9045 में 78 ऐड करें, देखें 8 5 13 हो गया, 7 4 11 1 12, 2023 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में कहीं पूछ दिया जाए कि बताइए अभी शक के हिसाब से जो क्या चल रहा है, तो आप जो है उत्तर इसका दे सकते हैं। बाकी एक आध कैलेंडर और है उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो एक तो हो गया शक हो गया, एक हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर देख ही लिए यहाँ पे। इसके अलावा एक गुप्ता होता है, ठीक है, एक विक्रमादित्य वाला है, नाम इसका आप सुन ले, कभी कभी क्वेश्चन इससे हो सकता है पूछ दिया जाए। ये है आपको 78 एडी। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट अपना क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसको जीरो मान लेते हैं। ये गुप्ता वाला देखे तो 319 एडी का है और बाद का है, यानी ईसा के जन्म के 319 साल बाद है। ये विक्रमादित्य है जो है ईसा के जन्म से पहले का है, यानी 58 बीसी का है ये, यानी ईसा के जन्म के 58 साल पहले से कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था आपको प्री में कि आप हमें बताइए कि शक और विक्रमादित्य में जो है डिफरेंस कितना है, तो आप देखिए ये हो गया आपका 0 पॉइंट। ठीक है, और मैं अभी आपको बताया कि विक्रमादित्य वाला जो है 58 बीसी में है। ठीक है, ये 58 ईसा आपको पूर्व है, चलिए हिंदी में लिख देते हैं हमको, इसको 58 ईसा पूर्व हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ये जो कैलेंडर है ये 78 ईस्वी है, यानी ईसा के जन्म के बाद का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था आप डिफरेंस बताइए, तो आप डिफरेंस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ये 58 साल इधर हो गया और इधर 78 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। यदि आपसे प्रश्न बना दिया जाए कि आप बताइए कि गुप्ता टाइम पीरियड और सका कैलेंडर में कितना का डिफरेंस है, ये भी आप बता सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे 78 एडी है, या 319 से माइनस कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि विक्रमादित्य और गुप्ता में बताइए, तो यहाँ से ही बता सकते हैं ईसा के जन्म के 319 साल बाद है या 78। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि गुप्ता टाइम पीरियड और विक्रमादित्य टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न रहा छोटा सा, तो ये समझ में आ गया होगा। एक टर्म और होता है सेंचुरी। ठीक है, आप सुने होंगे शताब्दी। ठीक है, और अभी आप सुनते होंगे बार बार जो है अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो 21 सेंचुरी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। इसका मीनिंग आखिर होता क्या है, तो 21 है तो आप यहाँ पे 21 लिख दें, डबल जीरो चूंकि शताब्दी है तो 100 हो गया तो हम लोग 100 कर लिए। ठीक है, और ये कब से होगा, 2001 से। ठीक है, 2001 से होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंचुरी की, यानी शताब्दी की।
ठीक है, तो मैं आपको बोला अभी 21 सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पहले आप यहाँ पे 21 लिख लें, डबल शून्य लगा दें, 21 हो गया। और ये 21 सेंचुरी का मतलब हुआ 2000 आपको 1 से लेके 2100 तक का। अच्छा, आपको मैं बोलूँ कि बताइए 90 सेंचुरी को लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप जस्ट 1900 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 1801, यानी 1801 से लेके 1900 तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? 19वीं जो है शताब्दी बोलेंगे। आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए कि बुद्ध का जन्म जो है कौन से शताब्दी में हुआ था? ठीक है, बुद्ध का जन्म जो है कौन से शताब्दी में हुआ था? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा के जन्म के 563 साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम पीरियड है आपका 501 से लेके और 600 के बीच में है। ठीक है, आपसे मैं यदि मान लीजिए पूछ दूं कि आप लिखें 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी के बारे में बताएं हमें, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 601 से लेके और 700 तक। ठीक है, आप लोग जो है एक आध जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 13 जो है सेंचुरी को कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 13 सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अब सब समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया सेंचुरी और टाइम लाइन के बाद जो हम लोग जगह जगह पे यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं जो है ईसा के जन्म से पहले हुई हैं। महाजनपद काल की बात कर लें, या बुद्ध के जन्म की बात कर लें, महावीर की जन्म की बात कर लें, ये सब बड़ा बड़ा मूवमेंट ईसा के जन्म के पहले हुआ है। तो इसके लिए कैलेंडर की जरूरत पड़ता है। तो ये हम लोग देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आज सीख लिए कुछ। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखें? सबसे पहले हम लोग देखें कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। नोट्स हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है, आखिर हम लोग कैसे आगे बढ़ें किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हम इजिली क्रैक कर लें। तो इस सब के ऊपर हम लोग बात किए। फिर आपका लेक्चर यहाँ पे कैसे जो है चलेगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात किए। डेली एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप लोग यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? यदि हम देखेंगे कि ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है तो हम लोग लाइव भी क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बोला कि 1 महीने बाद आपका टेस्ट होगा, तो आप इसके लिए एक एक क्लास अच्छे से देखेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ लिंक दे दूंगा आपको, आप ज्वाइन कर लेंगे। स्पेशली इस बैच के लिए मैं एक नया जो है आपको लिंक दूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह देखना होगा तो इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का किन्हीं को अगर हिस्ट्री का एमसीक्यू लगाना होगा, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का, तो आप एमसीक्यू वगैरह भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बात किए यहाँ पे एनसीईआरटी जो है क्यों पढ़ना चाहिए, और आप देखें कि एनसीईआरटी बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, हम सभी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक पढ़ के आप इजली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नोट्स कैसे बना पाएंगे इसके ऊपर बात कर लिया हम लोग, और यहाँ पे हम लोग किस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ पाएँ, ताकि ये बैच जो है, चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो रहेंगे, बाकी थोड़े दिन में जब जैसे ही हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, हम लोग काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये आपके लिए जो है एक एक लेक्चर आएगा। आगे चल के जैसे मैं आपका फीडबैक देखूंगा, देखिए दो ही चीज़ है, मैं तो आपके लिए एक ईमानदार यहाँ से प्रयास करूंगा यदि आप तैयार हैं। ठीक है, चूंकि हमारा जो काम ये है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है कि जो लोग भी जुड़े वो एग्ज़ाम को एटलीस्ट कम से कम क्वालिफाई करें। देखिए, अपने को यहाँ पर रिसर्च करना नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना होगा सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है, और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा सारा कुछ आपके साथ एक एक स्टेप पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि आप लोग डेडिकेटली अगर लगना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर फेथ है कि आप जो है कर सकते हैं, और मेरे ऊपर आपको अगर फेथ है, और आपको फेथ करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपके सामने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए कोई काम जो है अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगा। कहीं आपको कॉस्ट भी पैसा भी लिया जा रहा है, क्वालिटी नहीं दिया जा रहा है, आपको जो है भटकाया जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भटकाव वाला कोई काम नहीं होगा। हम लोग कम से कम बुक पढ़ के जो है एग्ज़ाम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिनिमम मैं बोला हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई टॉपिक यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाएगा। तो बुक का सिलेक्शन हम लोग अच्छे से कर लिए हैं, और मैं आपके लिए काफ़ी जो है बिल्कुल तैयार हूँ एक ईमानदार प्रयास करने के लिए। तो आप सभी का भी सहयोग चाहिए होगा। देखिए, जो भी यहाँ से टास्क दिया जाता है, जो भी आपको वर्क दिया जाए, वो ज़रूर आप कंप्लीट करेंगे पर डे वाइज। ठीक है, डे वाइज आप कंप्लीट करेंगे, तब भी जाके जो है आप आगे चल के क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत ये आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें। चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर करें। आप यही मदद कर सकते हैं
चूँकि मेरे पास एक कोई बड़ा टीम नहीं है, ठीक है, कोई एक डिजिटल मेरे पास टीम नहीं है कि डिजिटली हम प्रचार करें, या तो आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप ही लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मेरा टारगेट ही है अधिक से अधिक लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। आप इसके अलावा यदि कुछ चाहते हैं तो आप बोलेंगे। जैसे एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, पैरेलली एक और बैच आपको यहाँ पे हम एक और जो है बैच तो यही चलेगा, एक और सेक्शन यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो बस कुछ दिन में आप लोग ऐड हो जाएँ यहाँ से इस बैच में अच्छे तरीके से। मुझे भी लगे कि हाँ भाई, कुछ लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? जो लोग भी उस स्पेशल बैच के पार्ट होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग रिजल्ट ज़रूर बना पाएँगे, ठीक है? बाकी यहाँ पे तो आपके लिए अच्छे तरीके से काम किया ही जाएगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो आप फीडबैक में ज़रूर लिख देंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।